मेरा नाम डॉक्टर नीरज कुमार सिन्हा है। मैं जमालपुर महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर वाणिज्य संकाय में कार्यरत हूँ। आज मैं बीकॉम पार्ट 2 ऑनर्स पेपर 3 बिजनेस लॉ का वर्ग ले रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपको कल हमने इंसॉल्वेंसी एक्ट में दिवालियापन क्या है, किसे दिवालिया घोषित किया जा सकता है, ये पढ़ाए थे। आज मैं आपको दिवालियापन के कारण एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी पढ़ाएंगे। यदि किसी व्यक्ति ने न्यायालय में अभी निर्णय का आदेश ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो तो उसको उस समय दिवालिया घोषित किया जा सकता है, जबकि नंबर 1 वह एक ऋणी हो, अर्थात वह अन्य प्रकार का कर्जदार हो और उनकी संपत्ति कर्ज चुकाने में वो पर्याप्त हो, यानी कि उनकी संपत्ति कर्ज से कम हो, कर्ज ज़्यादा हो, संपत्ति कम हो। दूसरा, उसने दिवालियापन का कार्ड एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी किया हो। अतएव दिवालियापन के कार्ड के बिना किसी को भी दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता। दिवालियापन के कार्य से आशय ऐसे कार्यों से है जिनको प्रांतीय दिवालिया अधिनियम की सूची में शामिल कर लिया है, जिनके आधार पर केवल व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया जा सकता है। अतः इस अधिनियम की धारा 6 के अनुसार किसी भी ऋणी को निम्नलिखित कार्यों को दिवालियापन के कार्य एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी कहा जाता है। नंबर 1, यदि वह ऋणी अपने समस्त ऋणदाताओं या लेनदारों के समान हित की दृष्टि से भारत या विदेश में रहने वाले तीसरे पक्षकार को अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करता है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यापारी या व्यक्ति को लगता है कि वह दिवालिया हो जाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और उसके मन में जब यह हो जाता है कि हम अपने महाजनों को भुगतान करने में असमर्थ हैं, तो उसके दिमाग में हो जाता है कि हम अपने आप को दिवालिया घोषित करा लेंगे, ताकि जितनी मूल्य की संपत्ति है उतना ही संपत्ति महाजनों के बीच में बढ़ जाएगा और वो महाजनों से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। तो क्या करते हैं कि अपनी संपत्ति को चुराना शुरू करते हैं। अपनी संपत्ति को क्या करते हैं, विदेश में कोई उनका है अगर, उनके नाम से हस्तांतरित कर देते हैं, ताकि दिवालिया के समय वह अपनी संपत्ति को उसको नहीं दिखा सके। दूसरा, यदि वह अपने ऋणदाताओं को पराजित या विलंब करने के उद्देश्य से अपनी संपूर्ण या आंशिक संपत्ति का हस्तांतरण करता है। ये व्यापारी कभी कभी संपत्ति चुराने के ही दृष्टिकोण से कहिए या पेमेंट में डिले हो, इस उद्देश्य से भी वो क्या करता है, अपनी संपत्ति को चुराता है, बिना प्रतिफल के किसी के नाम हस्तांतरित कर देता है, ताकि दिवालिया के समय वह उसकी संपत्ति ना रहे। परंतु आप पढ़े ही होंगे बीकॉम पार्ट 1 में, जब इंसॉल्वेंसी चैप्टर बनाए होंगे तो आप उसमें पढ़े थे कि यदि कोई व्यक्ति आप दिवालिया घोषित होने के पूर्व के 2 वर्ष के अंदर, यानी 24 माह के अंदर अपनी कोई संपत्ति बिना प्रतिफल के हस्तांतरण करता है, तो यह हस्तांतरण व्यर्थ माना जाता है। ऐसी स्थिति में हस्तांतरित संपत्ति उसकी संपत्ति मानी जाती है जो दिवालिया के कर्ज ऋण के भुगतान में प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा है, यदि भारत में या अन्य किसी स्थान पर अपनी संपत्ति को आंशिक या पूर्ण रूप से इस प्रकार हस्तांतरित करता है कि यदि वह दिवालिया घोषित कर दिया गया तो इस अधिनियम के अधीन ऐसा हस्तांतरण कपटमय पक्ष या प्राथमिकता के कारण व्यर्थ होता है। कपटमय पक्ष से तात्पर्य अन्य लेनदारों की अपेक्षा केवल एक लेनदार को अधिक लाभ प्रदान करने से है। कभी कभी ऐसा करते हैं कि व्यापारी के बाद बहुत सारे कर्जदार होते हैं, बहुत सारे लेनदार होते हैं, और उनको लगता है कि हम दिवालिया घोषित करवाएंगे, तो क्या करते हैं, अपनी कुछ संपत्ति जो खास लेनदार हो तो उनके नाम से वो हस्तांतरण कर देते हैं, ताकि उनका ऋण कहीं मिल जाए, और अन्य लेनदार उसके लूजर हो जाते हैं।
तो ऐसी स्थिति में ऐसे हस्तांतरण को हस्तांतरण नहीं माना जाता। ऐसी हस्तांतरित संपत्ति जो है ऋणी के ही माने जाते हैं, जो दिवालिया के समय लेनदारों के भुगतान में प्रयोग किए जाते हैं। चौथा, यदि अपने लेनदारों को पराजित करने या विलंब करने के इरादे से ए वह भारत से चला जाता है अथवा बाहर रहने लगता है, बी वह अपने निवास स्थान या व्यापार के समान स्थान से चला जाता है अथवा अन्य प्रकार से अनुपस्थित रहता है, सी पहला है कि वह भारत से बाहर चला जाता है, लेनदार को भेंट ही नहीं देता, वह अपने मकान छोड़कर कहीं अन्य चला जाता है, जिससे उनके लेनदार उनको अनुपस्थित पाते हैं, लेनदार से उनको भेंट नहीं होता है। तीसरा, वह स्वयं को इस प्रकार छिपा लेता है या एकांत स्थान पर रहने लगता है, जिससे समानतः न ही लेनदार उससे पत्र व्यवहार कर सके और न ही संपर्क स्थापित कर सके। जब महाजन बोझ हो जाते हैं तो कभी कभी ऋणी यानी व्यापारी अपने आप को छिपा लेते हैं, कहीं अज्ञात जगह पर चले जाते हैं, जिससे कि लेनदार से उनका संबंध नहीं होता, न कोई पत्राचार होता, न कोई फ़ोन पर बात होती। तो ये ऐसी स्थिति में भी ये उनके दिवालियापन के कार्य कहलाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिवालिया के लिए आवेदन पत्र महाजन भी दे सकते हैं और ऋणी भी दे सकते हैं। तो अगर महाजन छिप गए हों तो ऐसी स्थिति में लेनदार अपने ऋण की वसूली के लिए भी न्यायालय में आवेदन दे सकते हैं। पाँचवां, यदि न्यायालय की डिग्री का नकद भुगतान करने हेतु उसके कोई संपत्ति बेच दी गई हो। छठा, यदि वह स्वयं को दिवालिया घोषित करने के लिए न्यायालय में विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत करे। जैसा कि हमने पहले आपको कहा कि कभी व्यापारी के बहुत सारे जब लेनदार हो जाते हैं और उनके पास उतनी संपत्ति नहीं रहती कि सभी महाजनों को वह भुगतान कर सके, सभी लेनदारों को भुगतान कर सके, और उनको लग रहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, वह उस स्थिति में नहीं आ पाएंगे कि अपने सारे कर्जदारों का लेनदारों का भुगतान कर सके। तो ऐसी स्थिति में महाजन उनको तंग भी करते हैं। महाजन से के तंग से या बेइज्जती से बचने के लिए कभी कभी व्यापारी खुद को न्यायालय में आवेदन दे देते हैं और आवेदन में अपनी आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं, जिसमें दर्शाते हैं कि मेरे महाजन मेरे संपत्ति से अधिक हैं, मैं अभी अपने सभी महाजनों को भुगतान करने की स्थिति नहीं हूँ, इसलिए वो अपने आप को दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन न्यायालय में दे देते हैं। सातवां, यदि वह अपने लेनदारों अथवा उनमें से किसी एक को सूचना दे कि उसने अपना ऋण चुकाना स्थगित कर दिया है अथवा निकट भविष्य में ऋण का भुगतान स्थगित करने वाला है। कभी कभी व्यापारी जब अपने महाजनों को भुगतान करने की स्थिति में नहीं रहते हैं तो सभी लेनदार को या उनमें से किसी एक लेनदार को यह सूचना दे देते हैं कि अब मैं आपका भुगतान नहीं भेज पाऊंगा, या सभी लेनदारों को भी यह सूचना दे देते हैं कि मैं आपका भुगतान अब नहीं कर पाऊंगा, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि आपके ऋण की राशि का भुगतान कर पाऊं। तो ये भी उनके ये दिवालियापन के कार्य कहलाते हैं। वे उनकी दिवालिया की स्थिति को ही समझा जाता है। और आठवां है, यदि वह न्यायालय की डिग्री का नगद भुगतान करने के संबंध में कैद कर लिया गया हो। कभी कभी न्यायालय से किसी केस के संबंध में उनको डिग्री मिलता है कि आप अमुक राशि का भुगतान इतना दिन के अंदर करें, और यदि वह नहीं कर पाते हैं, उस न्यायालय में डिग्री के अनुसार जितनी राशि उनको देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, जमा नहीं करने पाते हैं, तो न्यायालय के अवधि समाप्त होने के बाद न्यायालय उनको कैद कर लेती है, और कैद करने की स्थिति में भी वह जो है अपने ऋणों को भुगतान करने की स्थिति में नहीं रहते। और ऐसी स्थिति में महाजन ये समझते हैं कि इनसे ये दिवालिया की स्थिति में है,
इसलिए ऐसी स्थिति में महाजन खुद को न्यायालय में आवेदन दे देते हैं और कहते हैं कि अमुक व्यक्ति के यहाँ मेरी राशि बाकी है, मुझको उनसे भुगतान दिलाया जाए। इससे फायदा लेनदार को यही होता है कि जितनी संपत्ति बची हुई है उन बची हुई संपत्ति को बेच करके महाजनों के बीच में बांट दिया जाता है, जिससे लेनदारों के सभी बकाया राशि या सभी ऋणी के राशि नहीं डूबते हैं, कुछ न कुछ राशि उनको मिल जाती है। इस प्रकार से दिवालियापन के जो हुए मुख्य 8 कार्य हुए जो हमने आपको अभी पढ़ाया। अब आप इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें और ये तैयार जो करेंगे इसमें यह तैयार कर सकते हैं कि दिवालिया से आप क्या समझते हैं, दिवालियापन के कार्यों को ने व्हाट आर द एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इस तरह से आप तैयार कर लें और मैं पुनः कल आपको दूसरा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। कोशिश करूंगा कि और जितना ज़्यादा हो सके मैं आपको पढ़ाऊं। धन्यवाद।